यूजीसी नेट सोशल वर्क का 14 मार्च 2023 का सोशल वर्क का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है। और इनसे प्रश्न, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, कोई भी समाज कार्य का अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो सोशल वर्क के ये प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन, ये आज का पहला क्वेश्चन कि किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा, है ना, किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब आप लोग दे सकते हैं मुझे। सर एफसीआरए 2010। ओके सेकंड सर। ओके। किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, विदेशी योगदान एवं विनिमय अधिनियम 2010 ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। विदेशी योगदान का अर्थ क्या है? किसी विदेश स्रोत के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निश्चित या विनिर्दिष्ट मूल्यों की बात करता है। तो वहां पे मुद्रा या विदेशी सुरक्षा के ऊपर किसी वस्तु का दान या वितरण या हस्तांतरण करना एफसीआरए अधिनियम 2010 है, आपका करेक्ट जवाब होगा ये। पहले ये 1976 के नाम से जाना जाता था, 1976 के नाम से, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा 2010 के नाम से आता है और ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर बी। सवाल बहुत आसान था, है ना, इजी सवाल है ये, इसमें कोई टफ चीजें नहीं दी गई थी। ठीक है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नाम से ये भी जाना जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, एफसीआरए को 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन पंप करके भारतों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं, है ना। तो उन चीजों पे ये बेसिकली था जहां विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत करने के संबंध में बात करता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के तहत पंजीकृत भी होता है। भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता भी खोलना जरूरी है ना। इसके मानदंड हैं इसमें। ठीक है। उन गतिविधियों का उपयोग होगा केवल उसी उद्देश्य के लिए करना है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, जैसे कि अधिनियम से निर्धारित हो, है ना। तो पंजीकृत में जैसे सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। नियम भी 2022 में आया। ठीक है। नियम क्या था? 2022 में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों में बदलाव किया और समझौता योग में बताया कि अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है। इस तरीके से वहां पर दर्शाया गया, ये नियम के अकॉर्डिंग कुछ बात किए गए 2022 में। परंतु ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल लेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, डैश का लक्ष्य प्रतिभागी विषय टॉपिक के बारे में कौन सा अनुभव करते हैं और इसका निष्कर्ष निकालने एवं समूह की सर्वसम्मति प्राप्त करने का ध्यान किए बिना इसके संदर्भ में प्रतिपेक्षों की सीमा यानी रेंज का पता लगाना है। हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इंग्लिश है ऊपर, नीचे हिंदी भी दी गई है। ठीक है, आप दोनों देख सकते हैं। बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन जो डी यहाँ पे दिया फोकस ग्रुप है। बताइए फोकस ग्रुप को क्या कहते हैं? केंद्रीय समूह कहते हैं। 4 ऑप्शन भी बताइए जरा सही जवाब। सर शायद आपने ये सिखाया है सरस्वती जी। तो बताइए कि वह लक्ष्य प्रतिभागी विषय के बारे में कैसा अनुभव करेगा जिसका निष्कर्ष निकालना और समूह की सर्वसम्मति प्राप्त करने का ध्यान किए बिना इसके संदर्भ में प्रतिपेक्षों की सीमा यानी रेंज का पता लगाता है एक प्रकार से। तो ऑप्टिंग ग्रुप कॉन्सिक्वेंस जी फोकस ग्रुप ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे फोकस ग्रुप सही जवाब होगा। फोकस ग्रुप यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा और ऑप्शन आपका डी दिया गया है। पहला ऑप्शन बेसिकली कम्युनिटी फॉर्म है,
कम्युनिटी फोरम यानी तंत्र कहा जाता है इसको। इसका मतलब है कि एक समुदाय के जीव जंतु वनस्पतियों और दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच की पाई जाने वाली जो विविधताएं होती हैं उसी को हम लोग कम्युनिटी तंत्र बोलते हैं या फॉर्म बोलते हैं उसी को, ठीक है। और कम्युनिटी एक सर्वे होता है। कम्युनिटी सर्वे जानते हैं क्या होता है? ये बेसिकली सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की बनावट और क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में संख्यात्मक तथ्य संकलित करता है। तथ्यात्मक बात या फैक्ट वगैरह लेने की बात करता है इसके अंतर्गत, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आपका आता है पॉइंट थर्ड, स्वाभाविक प्रेक्षण। स्वाभाविक प्रेक्षण सामान्यतः इस तरह का प्रेक्षण होता है जिसमें शिक्षार्थी को यह पता नहीं होता है कि उसके व्यवहारों का निरीक्षण किसी प्रेक्षण द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है। तो वह एक प्रकार का स्वाभाविक प्रेक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। सही जवाब इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो ऑप्शन जो जाएगा वो डी करेक्ट माना जाएगा, जिसको हम केंद्रीय समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रीय समूह यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किसी एक संगठन के पंजीकृत हेतु न्यूनतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। 7 सर। डी हो जाएगा सर। यहाँ पर आपने कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। 7 आपका सही माना जाएगा, है ना। 7 आपका करेक्ट माना जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बेसिकली एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिस एक्ट को हम लोग 1860 के नाम से जानते हैं, है ना। धारा 12 डी के फर्स्ट के अंतर्गत 12 धारा डी आई के अंतर्गत यानी फर्स्ट के अंतर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण को निस्तारण किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये बात की गई है। लेकिन सवाल ये था कि संगठन के पंजीकरण हेतु न्यूनतम कितने लोगों या कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कुल टोटल 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ट्रस्ट में कितने सदस्य होते हैं? ट्रस्ट में तो ट्रस्ट 1882 का, उसमें 2 सदस्य होते हैं। कंपनी एक्ट आपने 1956 में सुना है, जहां धारा 8 के तहत एनजीओ को रजिस्टर्ड करता है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सन 1969 की बात है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, है ना, की स्थापना या रजिस्टर्ड किया था सन 1969 में, 1969 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, है ना। अगला सवाल, आज ही हम लोगों ने इस सवाल पर बात किया था, मुझे पता है कि आप लोग बता पाएंगे कि पोस्टकार्ब यानी PSODCORB का पूरा नाम आपको बता, सॉरी नाम नहीं, किसका नाम संबद्ध है? किसका नाम संबद्ध है? रॉस लूथर। हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने बात भी किया था, हेनरी फ्योल के बारे में भी बात किया था, एलोरविक के बारे में भी बात किया था, एम के क्वीन के बारे में भी बात किया था और लूथर गुलिक के बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो लूथर गुलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आया हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। पोस्टकार्ब एक जादुई सूत्र है। बेसिकली सन 1937, है ना, याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ सन 1937। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जी 1935 पोस्टकार्ड। हाँ 1937 नहीं, बात एक मिनट बात पहले सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एक किताब लिखा। उस किताब में इन्होंने पोस्टकार्ब के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। पोस्टकार्ब के बारे में जिक्र किया था और बेसिकली कई इनकी किताबें आई। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर करके किताब आई सन 1956 में, एडिक्शन आई सन 1961 में भी आई थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क की किताब की बात करते हैं तो वो बेसिकली आपका वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर का नाम आया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में भी, ठीक है।
ग्रेस कोयले वगैरह की बात करते हैं तो इनका नाम जो आता है वो ग्रुप वर्क में आता है। कम्युनिटी वर्क में अगर हम लोग बात करते हैं तो MG रॉस का नाम आता है कम्युनिटी वर्क में, है ना। आगे बात करते हैं अब। ओके ओके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने है, निम्नलिखित संगठनों में से किसे अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइए। ऑप्शन 3 का जवाब आप लोग दे रहे हैं। ओके, चलिए और भी लोग बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन क्या माना चाहिए, निम्नलिखित संगठनों में से किसे अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सही बात आप बता रहे हैं, ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन जो है ये बेसिकली अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता देता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। देखिए कृषक उत्पाद कंपनी आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये अगर हम जिक्र करते हैं इनके बारे में तो ये किसान उत्पादक संगठन एक ऐसी सामूहिक कंपनी है जिसके कम से कम 11 किसान को जोड़ा जा सकता है इसमें। और ये केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली एक प्रकार से है कृषक उत्पादन कंपनी। और केंद्र सरकार 15 लाख अनुदान भी देती है इसमें, ठीक है। तो ये किसान से संबंधित, कॉर्पोरेट बेसिकली निगम वगैरह से संबंधित है। और सूक्ष्म साख समूह एक है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं आपसे तो सूक्ष्म साख और सूक्ष्म वित्त एवं पारस्परिक वित्त में महत्वपूर्ण अंतर होता है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा नाबार्ड करके। यहाँ नाबार्ड एक बेसिकली भूमिका निभाता है जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग। 12 जुलाई सन 1982 को स्थापित हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे सूक्ष्म साख समूह ब्याज दरों के संशोधन पुनः भुगतान पर बल देता है। और जिन लक्ष्य समूह को साख के लिए अनौपचारिक या औपचारिक क्षेत्र के रूप पर ये काम करता है, उसी को जो लागत है, जो उसका टैक्स है, उसी को कवर करने की बात करता है ये समूह साख, सूक्ष्म साख समूह, ठीक है। तो बेसिकली एनजीओ को संबंध में मान्यता कौन देता है, तो वो आपका केवल और केवल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कॉर्पोरेट निगम वगैरह से आपका ये पॉइंट करेक्ट होगा, किसान से संबंधित ये आपका रिलेट होगा। और यहाँ बेसिकली जो आपका रिलेट होगा बैंक वगैरह, ऋण वगैरह, कर वगैरह, टैक्स वगैरह को ये रिलेट कराता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे सामने और ध्यान दीजिएगा, कहता है न्यूनतम मानव विकास रिपोर्ट 2020 और 2021, है ना, 2020 और 2021 में भारत की रैंक 181वीं देश और क्षेत्रों में 132 है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 की तुलना में मानव विकास सूचकांक का मान डैश में दर्ज की गई थी, बताइए। तीव्र में, अल्प में, तीव्र ह्रास में या अल्प ह्रास में। बड़ा आसान सा सवाल, जवाब बताइए। क्या यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन आप कह रहे हैं। ओके ओके, अल्पह्रास। ओके, यहाँ सही जवाब होगा अल्पह्रास, अल्पह्रास होगा, है ना। नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट 2020 और 21 में भारत की रैंक 181वीं देशों और क्षेत्रों में 132 है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 की तुलना में मानव विकास सूचकांक का मान क्या था, किस रूप में दर्ज हुआ, तो वो बेसिकली अल्पह्रास में। ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा,
इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत वैश्विक विकास में 132वें स्थान पर है। कोविड-19, यूक्रेन में युद्ध और खतरनाक ग्रह परिवर्तन जैसे कई संकट भी आपने देखे, कई चीजें वहां पर देखकर हमें हमारे सामने उभर के आई। ठीक है, कोविड-19 एक प्रकार की महामारी के मद्देनजर एचडीआई स्कोर में वैश्विक गिरावट भी देखने को मिली है ना। तो मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक वर्ष है 2020 में वो 130 से घटकर 2022 में 132 हो गई, जो यहाँ पे दिया गया है 132 जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रखते हुए एचडीआई का स्कोर में वैश्विक रूप से गिरावट भी देखने को हमें मिली थी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, अल्प ह्रास हुआ। ठीक है, ह्रास का मतलब होता है एक प्रकार से कमी दर्शाता है। ठीक है, एक प्रकार से कमी दर्शाता है ह्रास। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, स्कूली शिक्षा देखी जाती है, सतत विकास लक्ष्य के आधार पर भी स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष भी देखे जाते हैं और सकल राष्ट्रीय आय भी देखी जाती है। ठीक है, ये बेसिकली मानव विकास सूचकांक में मानव विकास के औसत की उपलब्धि को मापता है। ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आपको जीवन प्रत्याशा वर्ष 2021 में जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष कर दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसलिए जीवन प्रत्याशा एक रहेगा। और स्कूली शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं, स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष जो है 11.9 वर्ष है ना, और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष जो बताया गया है वो 6.7 वर्ष बताया गया है। सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की जो बताई गई है वो 6,590 अमेरिकी डॉलर बताया गया है, अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपको एक शब्द और मिलता है परीक्षा में देखने को, वो मिलता है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का सूचकांक, उसमें भारत 122वें स्थान पर है, 122वें स्थान पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आसान सा सवाल ये भी है, आपको बताना है नीति का जो है संकेताक्षर, मतलब योजना आयोग ने नीति आयोग के रूप में पुनः निर्मित किया है। तो बताइए जरा नीति के संकेताक्षर क्या हो गए, नीति के संकेताक्षर। ओके, यहाँ आपका जो जवाब जा रहा है बेसिकली सभी का जवाब किधर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। हाँ, आपका ऑप्शन थर्ड होगा। कोई 3 बोल रहा था, कोई 1 बोल रहा था। हाँ, तो ऑप्शन हमने थर्ड बोला था। ओके, तो ऑप्शन मैंने 1 बोला। हाँ, तो एक गलत है, ऑप्शन थर्ड सही है। बेसिकली इसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, नीति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको भूलिएगा मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार की एक वेबसाइट सेवाएं हैं नीति। ठीक है, और नीति आयोग से संबंध में परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार आप यहाँ पे तो देख ही रहे हैं उसका फुल फॉर्म नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक तो नाम देख ही रहे हैं। और 1 जनवरी 2015 को यह नवगठित किया गया नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसी के साथ योजना आयोग को बदलने के लिए एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव भी पारित किया गया। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच मुख्य अंतर योजना दृष्टिकोण में ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग एक विचार मंच के रूप में कार्य करती है, जो दिशात्मक और नीतिगत निवेश दोनों प्रकार का प्रदान करती है। भारत सरकार दीर्घकालिक रणनीति, कार्यक्रम इत्यादि तैयार करती है। नीति आयोग की एक शासी परिषद में उसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इससे एक सवाल पूछा ही जाता है हमेशा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक नीति में रेशुअल जो है कल्याणकारी मॉडल इसको कहा जाता है। हिंदी इसकी शुद्ध है अपशिष्ट। हिंदी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, अपशिष्ट, अपशिष्ट कल्याण मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और रेशिहुअल
एक प्रकार का वेलफेयर मॉडल है। अब बताइए जरा, ये सामाजिक नीति में कौन प्रारूप दिया है? सोशल पॉलिसी मॉडल है ये, सोशल पॉलिसी मॉडल। टिटमस। ओके, आप सर ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। टिटमस ओके, का नाम है कि शेड्यूल करने कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी। ठीक है, एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज। आप लोग जब अनम्यूट होते हैं तो बड़ी तेज आवाज आने लगती है आप लोगों की तरफ से, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनिए, सामाजिक नीति में अगर हम बात करते हैं अपशिष्ट कल्याणकारी मॉडल, वो किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक नीति के प्रारूप में से एक माना जाता है। तो बेसिकली ये दिया गया है R.A. टिटमस के द्वारा। कितने मॉडल्स होते हैं? कितने मॉडल्स होते हैं? किसी को पता है? 3। बताइए तीनों मॉडल के नाम, तीनों मॉडल्स के नाम बताइए प्लीज। नहीं पता? अब बता। एकदम कंफर्म याद नहीं है बट ओके, एक आपका अपशिष्ट मॉडल है पहला, दूसरा आपका संस्थान मॉडल है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल कहते हैं हम उसको, तीसरा विकासात्मक मॉडल, तीसरा क्या है? विकासात्मक मॉडल है। ठीक है, विकासात्मक मॉडल है। ठीक है, ये 3 टाइप का मॉडल है। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा एक एक शब्दों में सबके बारे में जान लीजिए। सामाजिक नीति में जो अवशिष्ट है, जो अवशिष्ट मॉडल है, ठीक है, सामाजिक नीति के 3 प्राथमिक मॉडलों में से एक माना जाता है इनको। ये सामाजिक कल्याण का अंतिम उपाय है और इसे केवल लोगों को प्रदान किया जाता है। स्वयं का भरण पोषण नहीं करने की बात करता है कि आप स्वयं को भरो। ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, अवशिष्ट मॉडल साधन, लाभ इत्यादि पर ये बातचीत करता है, समर्थकों का तर्क पर बात करता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली अवशिष्ट मॉडल जो दिया गया वो दिया गया R.M. टिटमस के द्वारा। एक मॉडल था संस्थागत मॉडल। संस्थागत जो मॉडल था ये प्राथमिक मॉडल है, ये प्राथमिक मॉडल है। यह मॉडल मानता है कि सामाजिक कल्याण में नागरिकों का मौलिक अधिकार को रिलेट कराता है। किसको रिलेट कराता है ये बताइए जरा एक बार? नागरिकों का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को रिलेट कराता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्थागत मॉडल बोलते हैं, संस्थागत मॉडल बोलते हैं। और एक आपका आता है विकासात्मक मॉडल। विकासात्मक मॉडल क्या है सामाजिक नीति में? विकासात्मक मॉडल ये तीसरा मॉडल है। यह मॉडल मानता है कि आर्थिक वृद्धि और विकास के माध्यम से सामाजिक कल्याण पर बात करता है। ठीक है, किस पर बात करता है? विकास पर बात करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक कल्याण में निरंतर सुधार, आर्थिक विकास और समाज के कल्याण में निरंतर या सतत क्या करेगा? सुधार। ये बेसिकली आता है विकासात्मक मॉडल में। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान। विकासात्मक मॉडल को अक्सर एशियाई टाइगर के नाम से भी जोड़ा जाता है, या विकास आप कह सकते हो। क्यों ऐसा कहा जाता है एशियाई टाइगर? क्योंकि एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है ना। तो यही जुड़ा, ये इस बार इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें IMP हो सकता है। क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? एशियाई टाइगर। ठीक है, अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, कल सही रहेगा, क्लियर रहेगा? बता दीजिए एक बार। यस सर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और सामाजिक नीति मैं जल्द ही आप लोगों से चर्चा भी करने वाला हूँ। तो वहाँ पर मैं और भी आप लोगों को थोड़ा सा इनमें 2-3 शब्दों को और जोड़कर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जी, क्योंकि अभी आपके टॉपिक तो कवर नहीं हुआ ना पूरा टॉपिक, तो इसलिए अभी और भी चीज़ें इस पर चलेंगी, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल हमारे सामने है महात्मा गांधी को लेकर। जरा बताइएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निम्नलिखित में से 100वें दिन का रोजगार गारंटी प्रदान करता है, निम्न में बताइए कौन? बड़ा अच्छा सवाल।
जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी की तरफ आप लोग का झुकाव है। ओके, पीडीएफ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ओके, नहीं सर। एक मिनट थोड़ा सा। अब आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ? Yes. हाँ, अब बताइए, जरा जवाब बताइए अब कि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम, बड़ा आसान सा सवाल है। सेकंड होगा। सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड होगा। आप सभी लोग सेकंड की तरफ झुकाव कर रहे हैं। हाँ, 26 है। चलिए, तो यहाँ जवाब क्या होना चाहिए आप लोगों का? आपने ऑप्शन कौन सा चुनाव किया? पहला, बी, दूसरा। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किसे 100वें दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? जो श्रमिक के रूप में कार्य करने की इच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं है। जो बेरोजगार हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। जिन्होंने निश्चित पारिश्रमिक और अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकृत किया हुआ है, वो बेसिकली हैं। और जो भूमिहीन श्रमिक है, ये भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सही जवाब इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। सभी लोग सहमत हैं ऑप्शन नंबर सी से? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस अधिनियम के संबंध में अगर हम बात करें तो 2005 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। और आप सबको भली भांति तरीके से पता भी होगा इसके बारे में, है ना। शुरुआत बेसिकली महात्मा गांधी बेसिकली ये मनरेगा के नाम से जाना जा रहा है और एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे जब ये विधान के रूप में अधिनियमित किया गया तो वह डेट थी 2 अक्टूबर 2009। इसके बारे में भी मैंने शायद आप लोगों को लिखवाया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि टिकाऊ संपत्ति बनाना, जैसे सड़क हो गया, नहर, तालाब, कुएं होंगे, है ना, इनका काम करता है ये। आवेदन के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर जो है रोजगार प्रदान करने की भी बात ये करता है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी करता है ना। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है जो आवेदक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 100वां दिन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में इस तरीके से बनकर आता है कि ग्रामीण परिवार वित्तीय वर्ष में 100 दिन का वेतन रोजगार की गारंटी देता है, ठीक है। वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने की स्वेच्छा से काम करते हैं। ये खासकर इसकी एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, ये विशेषता है, ये इसकी विशेषता, वही विशेषता यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो मैंने कहा था, मैं आप लोगों को कई बार बताता भी हूँ कि उद्देश्य विशेषता को ध्यान रखा करें, वो काफ़ी पेपर में जो है सवाल के रूप में आते हैं उभर के, है ना। बड़ा आसान सा सवाल, बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ था भाई ये मार्च में, देख सकते हैं। फिर आ गया एक सवाल कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बड़ा आसान सा सवाल ये, लेकिन पता होना चाहिए, फैक्ट पर आधारित है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं, तीसरी, फिफ्थ। बिल्कुल। यहाँ जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 27 का, वो ऑप्शन आपका प्रथम माना जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भारत का है और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जब चलाई गई थी 1974 और ये 1978 तक। यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल तक की चलाई गई थी, और वो भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 साल तक चलती है। केवल यही एक योजना है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 साल की थी, है ना। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास विशेष रूप से वंचित और वंचित आबादी से रिलेट कराता है। समानता को बढ़ावा देता है क्योंकि अब से गरीबी बुनियादी की जो ज़रूरतें हैं उसका पूरा करने में ये सक्षम है और ये कार्य करेगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसी के आधार पर ये कार्यक्रम किया जाता है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये, और इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना। ये बेसिकली इसका एग्जैक्ट वर्ष वगैरह नहीं पूछा जाता है, कौन सी योजना में स्टार्ट किया गया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर यह केंद्रित था। और उस समय अगर मैं बात करूं तो डीपी धर
मॉडल पर ये आधारित था। लक्ष्य में अगर वृद्धि हुई थी तो वो 4.4% हुआ था। वास्तविक जो दर था वो 4.8 था। ठीक है, जो वास्तविक दर था इसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना की, है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना की। मुख्य उद्देश्य गरीबी खत्म करना है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों पर बातचीत हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, इसमें 28 कह रहा है कि भारत में बालकों की स्थिति, बड़ा अच्छा सवाल है। स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया था? तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ध्यान रखें कि भारत में बालकों की स्थिति, स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन, या आप ये कह सकते हैं कि भारत में बालकों की स्थिति, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। जी बताइए। तो ये होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार। सेकंड ऑप्शन थर्ड होगा, थर्ड। यूनिसेफ नहीं, यहाँ जी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ थर्ड होगा, राष्ट्रीय बाल थर्ड नहीं, संरक्षण। मेरी बात को सर सुनिए एक बार प्लीज, आप सभी लोग। यहाँ थर्ड नहीं होगा सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। बेसिकली भारत में बच्चों की स्थिति पर भारत की पहली रिपोर्ट विकसित करने के लिए नीति आयोग, क्या ऑप्शन में नीति आयोग है? नहीं होगा। और यूनिसेफ इंडिया के बीच सहयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन, नीति आयोग किसी ऑप्शन में नहीं है और यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड आपका करेक्ट होगा, है ना, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। बेसिकली यूनिसेफ और नीति आयोग ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य में, जहाँ पे SDG को रिप्रेजेंट किया गया, और भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने की दिशा में आपसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत की बच्चों की स्थिति बहुआयामी बाल विकास पर आधारित हो गई। तो बेसिकली ये बहुआयामी पर आधारित हो गया, यानी एक प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही बहुआयामी का पार्ट बनता है। ठीक है, और इसका सही जवाब जो होगा सर वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की अगर हम बात करें इसकी स्थापना को लेकर, तो ये मार्च 2007 में स्थापित हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं एक अधिनियम को लेकर, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, तो वह अधिनियम बेसिकली सबको पता होगा 2005 में। ठीक है, 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन शॉर्ट में? NCPCR बोलते हैं, है ना। तो नेशनल एक प्रकार से ये संरक्षण क्या बोलते हैं, संरक्षण क्या कहा जाता है? प्रोटेक्शन। ओके, नेशनल बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RIGHTS राइट्स। ये परीक्षा में हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बेसिकली 2007 हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाई गई है। ठीक है, अधिनियम के नाम पे, एक्ट के नाम पर ये 2005 आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ना कि थर्ड करेक्ट होगा। थर्ड गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड के लिए भी तो
जी, बच्चों के संरक्षण के संबंध में है। बालकों का सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांत पर सर ये बल देता है। बच्चों से जुड़ी सभी नीतियों को अत्यावश्यकता की आवाज़ को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रोवाइड कराता है ये आयोग। 0 से 18 वर्ष के आयु के लोग जो हैं बच्चों की सुरक्षा सम्मान के पर बल देता है ये, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, ये होता है इस पे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी इसमें, किसी ऑप्शन को लेकर बता दीजिएगा, तो अगर डाउट है तो मैं बता दूं, बोल दीजिए आप लोग, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं सर। चलो फिर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। हरित समाज कार्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड सवाल है ये, ठीक है। हरित समाज कार्य पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित मुद्दों के प्रति समाज कार्य अनुक्रिया से संबंधित है। देखिए हरित समाज कार्य नोट कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, अभी बता देता हूँ किसका, बताइए इसका यहाँ पे अवधारणा किसका है? बड़ा ही आसान सवाल, बहुत बढ़िया जवाब भी आया क्वेश्चन नंबर 29 का। हाँ, नीला डोमिनेली का नाम, बहुत बढ़िया जवाब। ये रिपीटेड क्वेश्चन जितनी बार आएंगी लीना डोमिनेली, उतनी बार हरित समाज का कार्य को लेकर आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, बी ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, व्यावसायिक लैंगिक शोषण हेतु, बड़ा अच्छा सवाल, मैंने आप लोगों को बताया भी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक लैंगिक शोषण हेतु दुर्व्यापार पीड़ितों को उससे रोकथाम और बचाव, पुनर्वास को एवं पुनः एकीकरण के लिए व्यापक योजना निम्न में से किस रूप में जानी जाती है? जरा बताइएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? ओके, व्यावसायिक लैंगिक शोषण हेतु दुर्व्यापार से पीड़ित की रोकथाम एवं पुनर्बचाव, निर्भया कोष। नहीं, यहाँ बेसिकली उज्ज्वला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी, मानव तस्करी, मानव जी उज्ज्वला, मानव तस्करी के पीड़ित, देखो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, गैस वाला सोच रहे होंगे, पीड़ितों के लिए है ना पुनर्वास योजना, है ना, ये पुनर्वास योजना है। और ये योजना कब चलाई गई थी? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, 2007 में योजना लाई गई थी, है ना। और संरक्षण और पुनर्वास गृह के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में ये काम करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सुदृढ़, ठीक है, उनको सुदृढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुदृढ़ करने हेतु निर्भया फंड से धन आवंटित करने की भी बात करता है ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। मानव तस्करी के कुछ विभिन्न रूप हैं इनमें, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये कह सकते हो जबरन श्रम भी इसी का पार्ट है, जबरन श्रम इसी का पार्ट है, यौन शोषण इसी का पार्ट है ना, और बाल तस्करी इसी का पार्ट है, ठीक है, और बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी इसी का पार्ट है, ठीक है ना। और मानव अंग तस्करी, मानव अंग तस्करी, समझ रहे हैं, अंगों की तस्करी में प्रत्यारोपण के लिए किडनी, लीवर, कार्निया जैसे अंगों का अवैध व्यापार भी होता है, मालूम है नहीं आप लोगों को? वो बेसिकली इसी के अंतर्गत आता है, मानव तस्करी के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। और बधुआ मजदूरी जिसमें ऋण चक्र में फंसे लोग होते हैं, ऋण चुकाने के लिए, काम करने के लिए अपना जो है मजबूर उनको करते हैं, इसलिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि उनका शोषण हो रहा है ना। तो एक प्रकार से बधुआ मजदूर के अंतर्गत आते हैं, भैया ऋण लिया होगा, नहीं दे पाया तो उसके यहाँ काम करता रहता है हमेशा, है ना। और एक होता है बाल तस्करी, बाल तस्करी में तो आपको अच्छे से पता होगा कि बाल श्रम हो गया, जबरन भीख मंगवाना, बाल विवाह करना, गोद लेने में घोटाले होना, यौन शोषण सहित उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी इसमें शामिल हो जाती है, तो उसे बाल तस्करी कहते हैं। यौन शोषण में बेसिकली क्या होता है, वेश्यावृत्ति और अश्लील साहित्य सहित व्यावसायिक यौन शोषण के लिए व्यक्तियों और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है, उसको हम यौन शोषण के अंतर्गत रखते हैं। और एक है जबरन श्रम, ये इसमें क्या होता है कि पीड़ितों को कृषि और निर्माण कार्य, घरेलू काम और विनिर्माण जैसे उद्योग हो गया या शोषणकारी हो गया या परिस्थितियों में काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, तो वो बेसिकली जबरन श्रम के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा
इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। बाकी इसमें कुछ कानून है, जैसे अनैतिक व्यापार निवारण एक अधिनियम है, आप जानते हैं 1956 है, एक ये भी आता है। और महिलाओं को और बच्चों को तस्करी से संबंध में कुछ विशेष कानून बनाए गए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 है, वो भी इसी का पार्ट बन जाएगा। बधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन एक अधिनियम था जो 1976 का है, वो भी इसी का पार्ट बन जाएगा। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम है जो 1986 का है, वो भी इसी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। मानव अंग प्रत्यारोपण एक अधिनियम है, वो आपका 1994 का है, 1994 का है ना, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, ठीक है। और आपने एक नाम सुना होगा पोस्को, क्या नाम सुना होगा? पोस्को नाम सुना होगा, पोस्को अधिनियम, जहाँ पे हम कहते हैं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, और वो अधिनियम जो है 2012 का है ना। बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए यह विशेष कानून बनाया गया, बेसिकली पोस्को एक्ट, ठीक है। पोस्को एक्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के नाम से जानते हैं, 2012, ठीक है। 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल लेते हैं। ये सभी एक्ट जो मैंने पढ़ाया अभी बताया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके इन चारों अफसरों की बात कर लें हम लोग, बताइए, या तो मैं आगे बढ़ूँ? ओके। मिशन शक्ति एक कार्यक्रम है, ये भी अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल की गई थी, मिशन शक्ति, ठीक है। और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात किया जाता है। इस मिशन शक्ति में सरकार ने महिलाओं को शिक्षा की बात की है, ठीक है, कौशल विकास की बात की है, रोजगार और उद्यमिता की बात की है, उनको अवसर देने की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन शक्ति की स्थापना कब हुई, तो कब बताओगे? स्थापना कब की गई, बताइए। मिशन शक्ति की स्थापना, मिशन शक्ति, 2005। देखिए मिशन शक्ति मानदंड के आधार पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल, मुझे लग रहा है कि इस बार ये सवाल आएगा पेपर पे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ये क्वेश्चंस हो सकता है बना दिया जाए मिशन शक्ति पर भी। तो 1 अप्रैल 2022 को ये लागू हुआ था, और मिशन शक्ति में 15वें वित्त आयोग के अवधि में 2021-22 में 22 से लेकर 21-22 से लेकर 25-26 के दौरान में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब अभी पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, काम चल रहा है। क्यों? बेसिकली इसका मोटो क्या है? एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर है, महिलाओं की रक्षा को लेकर है, उसकी सुरक्षा को लेकर है, उसके सशक्तिकरण को लेकर है। हालांकि इसके रूप में काम एक अम्ब्रेला योजना है जो क्रियान्वित है, वो कार्य कर रही है। सबल योजना है, वो भी कार्य कर रही है, ठीक है। और वन स्टॉप सेंटर का नाम सुना होगा आपने, महिलाओं का हेल्पलाइन एक प्रकार से क्या नाम है योजना, वो भी है, ठीक है, वो भी चलाई जा रही है, वन स्टॉप सेंटर। और ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2015 में, ठीक है, अप्रैल 2015 में, ठीक है। तो ये भी बेसिकली महिलाओं को सशक्तिकरण पर ही बात करता है ना। परिवार के भीतर, कार्यस्थल पर या समुदाय पर, निजी या सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले जो हिंसा होते हैं ना, वो बेसिकली इसमें शामिल है वन स्टॉप सेंटर में, ठीक है। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है अपनी जाति, पंथ, नस्ल, धर्म, शिक्षा की स्थिति, उम्र, संस्कृति, वैवाहिक स्थिति, यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना जो कर रही हैं, उनको एक प्रकार से राहत देता है। लेकिन प्रश्न में व्यावसायिक लैंगिक शोषण था, व्यावसायिक लैंगिक शोषण दुर्व्यापार से पीड़ित था, तो उसका बेसिकली उज्ज्वला होगा, ना कि वन स्टॉप सेंटर होगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, पता चले आप लोग इसको लगा के चले आए। एक निर्भया फंड है, निर्भया फंड को फ्रेमवर्क महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है ना। तो नॉन जो है लैप्सेबल कॉपर्स फंड है, उसको प्रदान करता है। ये बेसिकली 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये जो है प्रकाशित हुआ है, ठीक है, निर्भया फंड में। तो निर्भया फंड कब है? 2013 है ना, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 2022 है 1 अप्रैल, और ये 2015 है, ठीक है। बाकी ये 2007 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, महामारी विज्ञान, बड़ा अच्छा सवाल, ठीक है। यूनिट नंबर ये चिकित्सा समाज कार्य का है, यूनिट नंबर 7 आप पढ़ेंगे,
तो उसका ये क्वेश्चन आ गया यूनिट नंबर 7 का। महामारी विज्ञान में निम्नलिखित में से किस पर रोग की उत्पत्ति, फैलाव, संचार साधनों का अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन। इंडिविजुअल पर। जनसंख्या पर सर। इंडिविजुअल। ओके, यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 31 का सही जवाब हो जाएगा सर यहाँ पे जनसंख्या पर। समझ रहे हैं आप सर? नहीं सर। क्या नहीं, कैसे बताओ? महामारी विज्ञान निम्नलिखित में से रोग की उत्पत्ति, फैलाव, संचार साधनों का अध्ययन अगर किया जाएगा तो जनसंख्या पे करोगे कि व्यक्तियों पे करोगे भाई? क्या बताइए, कितने लोग असहमत है भाई कि व्यक्तियों पे होगा, जनसंख्या पे नहीं होगा? बताइए जरा, अपने से भी विचारों से स्पष्ट करिए सवाल। तो जब महामारी की बात आती तो जहाँ पर जनसंख्या ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आपका, जब महामारी की बात होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। यही कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को रखा करें ध्यान में। महामारी विज्ञान में निम्नलिखित में से किस रोग की उत्पत्ति, फैलाव, संचार के साधनों का अध्ययन किया जाता है? तो बड़ा ही आसान सा जवाब था इसका, बेसिकली जनसंख्या था। ठीक है, और महामारी विज्ञान मनुष्य के रोग होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना? कारक हो गया, आपको जानना जरूरी होता है, उसका पे हायरार्की एक प्रक्रिया होती है, और एक होता है आपका वातावरण। ठीक है, तो 3 कारकें बेसिकली यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या समूह के भीतर बीमारी यानी घटना, मृत्यु यानी मृत्यु दर के उपाय किए जाते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी जानते हैं जनसंख्या पे होती है। ठीक है, कौन कौन सी? मृत्यु दर की घटना, बीमारी की घटना, जनसंख्या में अगर हम बात करें समूह के भीतर कोई भी अगर डिजीज़ है उन सभी के बारे में, उसको हम लोग उत्पत्ति कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है ऑप्शन 3 को रिलेट करेगा, और ऑप्शन 3 ही सही जवाब है इसका। एक अच्छा सा सवाल, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो दिया है वो पेपर फर्स्ट का दिया है, ऐसा लग रहा है, बट ध्यान से सुनिएगा। मुदालियर समिति 1962 निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? और सत्य बात है, मुझे लगता है ये पेपर फर्स्ट का ही दे दिया इसने। मुदालियर समिति 1962 को निम्नलिखित में ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 32, और सही जवाब इसका जो जाएगा वह बेसिकली ऑप्शन ए होगा। मुदालियर समिति 1962 को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन समिति के रूप में। स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य के विकास और विस्तार के लिए सिफारिश करता है ये, है ना? ये बात ध्यान रखिए। यूजीसी स्थापना समिति वगैरह मैडम नहीं होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, मुदालियर समिति। जी बताइए क्या कर रहे हैं? भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। उन्हीं के नाम पर ही मुदालियर आयोग रखा गया था। ठीक है, यहाँ सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। कितने लोग इस ऑप्शन से सहमत हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा? सभी भाई, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। हाँ, ए ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा मुदालियर यहाँ पर। ठीक है, मुदालियर समिति के अध्यक्ष में अगर हम बात करते हैं तो समिति 1962 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और ये बेसिकली स्वास्थ्य देखभाल और उसके स्तर का संतोषजनक प्रक्रियाओं को जानने पहचानने की ये बात करता है। ठीक है, इसका सही जवाब जो माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका यही माना जाएगा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति। ऑप्शन नंबर, योजना समिति को नियोजन समिति भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पहला। ठीक है, देखिए गिवन आंसर पे मत जाइएगा। कोई क्वेश्चन गिवन आंसर में सत्य है, कोई क्वेश्चन आपका गलत है। जैसे यही क्वेश्चन को ले लेते हैं, अच्छा कि सही है। अटल वयोस अभ्युदय योजना निम्नलिखित में से या प्रमुख लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। वरिष्ठ, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और युवा। पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, सही जवाब। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में ये जाना जाता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि
भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के ये उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है। वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है ये, और कल्याण और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करती है। समाज में बुजुर्ग के अमूल्य योगदान को मान्यता देकर सरकार का लक्ष्य उन्हें सशक्त बनाने के साथ उनका उत्थान करती है। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित में है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की बात करें तो भी ये उसी का पार्ट है। ठीक है, जहाँ दिव्यांगता दुर्बलता के पीड़ित पात्र वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी सहायता करता है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कई योजनाएं आती हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक योजना आती है वरिष्ठ नागरिक का राष्ट्रीय नीति, नागरिक पर राष्ट्रीय नीति, एक ये होता है। दूसरा आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 14567। और एक सीनियर केयर होता है ना, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, एक ये होता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक होता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। और राष्ट्रीय वय वंदना योजना सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा, मैं पढ़ाया हूँ। राष्ट्रीय वय वंदना योजना और संपन्न परियोजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी पोर्टल्स वगैरह होते हैं, उन पर भी ये जिक्र किया जाता है। अब सवाल हमारे सामने ये है, आपको बताना है कि अटल वय जो योजना है, जो यहाँ पर अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई है, ये आपको बताना है। स्टार्ट कब हुई? अप्रैल 2000। कब बताओगे? बताइए जरा। 2007। ओके, और भी कोई लोग हैं जो बताना चाहेंगे इस योजना की शुरुआत 2000? भारत सरकार यानी सॉरी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है ये योजना। यस, केंद्र सरकार के द्वारा ही तो ये योजना चलाई गई है ना। जी सर। ओके, मेरे हिसाब से इस योजना की शुरुआत 2021 में पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना था, जो 2007 था, जो यहाँ पे दिया गया है 2021, वो है आपका अटल वयो अभ्युदय योजना 2021। ये नए अब देख रहे हैं आप लोग, परीक्षा में जो पूछा गया है ना, ये 21, 22, 23 से ही पूछे जाएंगे अब इस बार परीक्षा में, है ना। ठीक है, एक आध दो हो जाते हैं, पुराने में आ जाते हैं एक आध दो। ठीक है, तो पहले वो तो बेसिकली अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम था। ठीक है, एकीकृत कार्यक्रम था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप इसे नोट करें। ठीक है, नोट करें 2021। और नोट अगर हो गया है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ। जी सर। ओके, चलिए ओके सर। एक और सवाल लीजिए। विश्व का पहला देश, भाई बड़ा ही फेमस सवाल, CSR। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विधिक रूप से अनिवार्य है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो बताइए, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, चीन? कौन? अमेरिका में। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत। सर अमेरिका। अमेरिका। ओके, ध्यान रखिएगा, CSR विधिवत रूप से अनिवार्य है, वह ऑप्शन आपका भारत है। CSR में अगर हम बात करते हैं तो वह स्थान किसका आता है? भारत का आता है CSR। इसमें 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक पर्यावरणीय बताया गया है,
ये भारत है पहला देश। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। एक पर्यावरणीय है, दूसरा नैतिक है, तीसरा परोपकारी है, चौथा आर्थिक है। आर्थिक है। ये 4 उत्तरदायित्व हैं जो CSR के हैं और इसे हम प्रकार के रूप में भी जानते हैं। इसका मतलब है कि व्यवसाय को अपने लाभ के अलावा समाज के लिए भी कुछ करना होता है ना, या समाज के साथ एक समझौता होता है एक प्रकार से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से जानी जाती है, जहाँ कर्मचारी, क्लाइंट, कम्युनिटी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का वादा करता है। CSR। तो दूसरा क्या है सर, पर्यावरण की बात? नैतिक, 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 है ना। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, CSR गरीबी उन्मूलन के तहत व्यवसाय को गरीबी को कम करने की बात करता है। CSR के तहत शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। CSR के तहत स्वास्थ्य की देखभाल को भी बढ़ावा मिलता है। CSR के तहत सामाजिक न्याय को भी बात करता है। कर्मचारी, ग्राहक, समुदाय में सामाजिक न्याय का पालन करना चाहिए। पर्यावरणीय पर भी बात करता है CSR। बिजनेस पर भी बात करता है CSR। समाज को बेहतर बनाता है CSR। व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाता है CSR। व्यवसाय को लाभान्वित करता है CSR। कई टाइप है इसके। असमानता को कम करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, गरीबी असमानता की बात करता है, समाप्त करने की बात करता है ना। CSR भारत में CSR की अवधारणा का उदय हुआ कब? भारत में कब हुआ उदय? 1990 के दशक में। हाँ, 1990 के दशक में भारत में CSR आया। उदारीकरण, वैश्वीकरण पर प्रक्रिया पर यह बल देता है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। CSR अधिनियम 2013 में आया। अधिनियम कब आया? CSR एक्ट 2013 में। किन किन क्षेत्रों पर बात करता है? शिक्षा पर बात करता है, स्वास्थ्य देखभाल, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, विकलांग अधिकार, आदिवासी अधिकार, धार्मिक समुदाय के साथ सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, ये सब क्षेत्रों में काम करता है CSR। देखेंगे यूनिट नंबर 7 में आप ये सब। एक लास्ट सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है? आसान सा सवाल, जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है ये? 35। बताइए बताइए। अनुच्छेद 15। अब देखिए, अनुच्छेद 15 को कई भागों में डिवाइड किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को पता होगा। उसके कई पार्ट हैं, है ना, अनुच्छेद 15 के। अब अनुच्छेद 15 में क्या पार्ट है, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो पहली बात तो ध्यान से सुनिए। जो 15 है वो कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे विभेद का प्रतिषेध होगा। ये बात सत्य है, ये सबको मालूम है। 15 एक भी उसी है, जो 15 है वही 15 का एक भी है, नो डाउट। 15 का 2 क्या है फिर? 15 का 2 कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, जैसे किसी के दुकान हो गया, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, होटल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो गए, उनमें प्रवेश करने की बात करता है, या उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जा सकते हो, पहले नहीं होता था मंदिर में नहीं जा सकते, आप दूसरे कास्ट के लोग हैं। पुरानी मूवी वगैरह में आजकल भी एक मूवी, उनकी क्या नाम है, गणित के कौन वो जनक माने जाते हैं मैथमेटिक्स के? रामानुज? नहीं, रामानुज किसने? जीरो। हाँ, रामानुजन की अगर आप मूवी देखेंगे, देखना जरूर, बड़ा ही अच्छी मूवी है, टाइम निकालना। ऐसे तो बेसिकली पढ़ाई करना जरूरी, इससे पता चला कि मूवी देखने लगो। उसमें बेसिकली उनको बताया गया है, उनको मंदिर वगैरह में भी जाने नहीं देते थे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, है ना, क्लास में। तो ये आप देखोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा आपको, है ना। तो उसके बाद 3 की बात अगर हम करते हैं, 15 का 3, 15 के 3 में अगर हम बात करते हैं तो कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए निर्वाहित नहीं किया गया है। तो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करे जाएगा, वो 15 का 3 बताता है।
15 का 3 के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 15 का 4 तो वो बेसिकली सामाजिक और शिक्षा को लेकर बात किया गया, वर्गों की उन्नति को लेकर 15 के 5 में बात किया गया। 15 का 6 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण की बात की गई है शैक्षणिक संस्थानों में। आपका सही जवाब 15 का 6 होगा। 15 का 6 जो अधिनियम है वो आपका यहाँ पे लागू होता है और इसमें यही बातें बताई गई हैं कि लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने और शिक्षण संस्थान में उनके प्रवेश देने की बात कही गई है। ठीक है, उनके प्रवेश करने की बात की गई 15 के 6 में। और सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, थोड़ा सा डीप में चला गया था ये प्रश्न, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आर्टिकल आता है 16, और 16 आप सबको पता होगा अनुच्छेद 16 क्या कहता है। सिंपल है, क्या बताता है 16 भाई सार्वजनिक रोजगार के लिए मामलों के अवसर की समानता की बात करता है ना। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की बात करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, वो 16 है आपका। यस करेक्ट। और 16 का जो 4 है वो राज्य सरकार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण की बात करता है ना, पदोन्नति के रूप में आरक्षण की बात करता है, वो 16 का 4 है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, थोड़ा सा डीप में गया ये सवाल था बट अच्छा सवाल था, है ना। वैसे हम हर एलिमेंट करके भी इस सवाल को लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जाता। ऑप्शन 4 को हटा दो, 3 को हटा दो, 1 को हटा दो, तो जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण जो है इसी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 15 का 6 में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए, बाकी जो है हम लोग कल बातचीत करते हैं और भी चीज़ों पर, है ना।